दोस्तों, हमीरपुर का एक वायरल वीडियो है जिसमें एक गर्भवती महिला जो प्रसव पीड़ा में थी, उसको 3 किलोमीटर तक बैलगाड़ी के जरिए कीचड़ वाले रास्ते से सफर करना पड़ा। उसके बाद जाके उसको एम्बुलेंस मिली। इस वायरल वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया है और ये कहूं कि अखिलेश के 2027 में आने का रास्ता हमीरपुर के वायरल वीडियो ने साफ कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अखिलेश के 2027 में आने का रास्ता हमीरपुर के वीडियो ने साफ कर दिया है और योगी के 9 साल के विकास की पोल खुल गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त हमीरपुर से। और इस वायरल वीडियो पर जो कि हमीरपुर का है और ये उसमें जिस सज्जन की बहू को बैलगाड़ी से 3 किलोमीटर का सफर करना पड़ा, उसने अपनी पीड़ा को वीडियो के जरिए बयान किया है। इस पर हमने समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल शरद सरन से बातचीत की है और आप इस पूरी बातचीत को सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक वायरल वीडियो है हमीरपुर के मोधा ब्लॉक का बताया जा रहा है और इस वीडियो में जो सच्चाई सामने आई है वो बड़ी शर्मनाक है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। इस प्रदेश का सालाना बजट 6 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार भारत के हर राज्य में होता है। अगर विपक्ष की माने तो कई हजार करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग पे खर्चे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वायरल वीडियो है हमीरपुर का जो मोदहा ब्लॉक का बताया जा रहा है और इसने पूरे विकास की पोल खोल दी है। मोदहा ब्लॉक के एक गांव है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, दर्शकों थोड़ा सा समय दीजिएगा। छानी गौघाट गांव है ये, मोदहा ब्लॉक में छानी गौघाट गांव है और परस दवा का डेरा इस गांव का नाम है। इस गांव में पक्की सड़क नहीं है। 3 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते पे दलदल में टूटी दलदल, कई जगह दलदल हो गया, कीचड़ हो गया, पानी भरा हुआ, उससे गुजरकर लोगों को शहर आना जाना पड़ता है। इसको लेके इस गांव के लोगों ने 3 महीने पहले जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। और मजेदार बात बताऊं, इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2024 में लगभग 3000 वोटों से चुनाव हार गई थी। समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती थी। इस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और लोकसभा हार से भी कोई सबक नहीं सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो वायरल वीडियो है उसमें बताया जा रहा है इस गांव के एक सज्जन की बहू, कोई कृष्ण कुमार नामक सज्जन थे, उनकी बहू प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस वाले ने आने से वहां पे एम्बुलेंस आना संभव नहीं था। तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात सरकारी पैसे से हवाई जहाज से उड़ता रहता है, उत्तर प्रदेश के 77 साल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना हवाई सफर नहीं किया होगा जितना योगी जी करते हैं। और जब इस गांव में एक रेशमा नाम की एक पत्नी बेटी को प्रसव पीड़ा होती है तो उसको फिर बैलगाड़ी पे लिटाकर 3 किलोमीटर दूर तक परिवार वाले कीचड़ वाले रास्ते से ले जाते हैं। फिर वहां पे एम्बुलेंस में फिर उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद वो पहुंचती है हमीरपुर में डिलीवरी के लिए। तो ये एक विकास की खतरनाक सच्चाई है जिसके बारे में नोएडा के मीडिया चैनल तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ मीडिया वेबसाइट्स ने, हिंदुस्तान अखबार ने भी इस खबर को शेयर किया है। वैसे इसका वीडियो सोशल मीडिया पे उस परिवार का वीडियो वायरल है। आजकल वोटर बहुत होशियार हो गया है। उसने
जब फोन किया 112 पे, 108 पे, तो उसका वीडियो बना लिया था और ये देखा गया है, उसमें अब दिख रहा है वीडियो में कि बैलगाड़ी पे जो गर्भवती महिला जिस प्रसव पीड़ा में, उसको लेके जाया जा रहा है। तो शरद जी, बड़ी बात यह है कि ये ठीक है, ये जो विकास की तस्वीर आई है बड़ी भयानक है, लेकिन अभी तक इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए मतलब लगभग 102 महीने हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की होने जा रही है। इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? पाठक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पटल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपके दर्शकों को भी मेरा जय हिंद। मैं देखता हूँ आप समसामयिक सामाजिक मुद्दों को लगातार लेके आते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो आजकल का मीडिया तो केंद्रित हो गया है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बोलता रहता है। और आप अगर याद करें तो मुझे कम से कम अपने स्कूल के समय का 90 के दशक का समय याद है। पत्रकारिता सामाजिक जागरूकता बहुत फैलाती थी और जो रोज की दिनचर्या के सामाजिक मुद्दे हैं उन पे बात करती थी। और प्रशासन और शासन दोनों ही पत्रकारों की जागरूकता के दबाव को निरंतर महसूस करते थे। इसीलिए पत्रकार कोई आवाज उठाता था तो अधिकारी कर्मचारी तुरंत उस पे कार्रवाई करते थे। मैं देख रहा हूँ आजकल ये चीजें बहुत कम हो गई है, लेकिन बहुत। जी शरद जी, मैं बोलो। आपको रोक रहा जी हूँ। जी एक्चुअली जी क्या जी। हुआ कि ये जब मैंने पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पे देखी और ये पता चला कि 3 महीने पहले जिला मुख्यालय पे इस गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो एक सवाल तो आपसे भी बनता है, क्योंकि आपकी पार्टी का सांसद है हमीरपुर से। सांसद को भी 5 करोड़ रुपए साल का फंड मिलता है, सांसद निधि, और आपके सांसद को अब सांसद बने हुए लगभग 16 महीने हो गए हैं। तो क्या ये ठीक है, सड़क बनवाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन सांसद भी तो कुछ काम कर सकता था सर। क्या आपके सांसद को जानकारी नहीं थी उसके क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां 3 किलोमीटर तक कच्ची सड़क है और उसमें पानी भर जाता तो कीचड़ हो जाता, दलदल हो जाता है। ये तो बड़ी मतलब पीड़ा का विषय है सर, कि उत्तर प्रदेश में ऐसी भी जगह है जहां पर आप बिना कीचड़ वाले रास्ता, कीचड़ में पैर रख के ही आपको जाना पड़ेगा, जहां गाड़ी नहीं ले सकती है, जहां जाने के लिए या तो आप बैलगाड़ी से जाइए, ट्रैक्टर से जाइए। थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत विस्तार से इस पे आपको बताता हूँ। बिल्कुल देखिए, बताइए सर। उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल के लिए मुख्यतः 2 विभाग रिस्पॉन्सिबल हैं। एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, जिसके मंत्री मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। और ये अब दूसरा नहीं है। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस। जी, दूसरा रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, जिसके मंत्री जितिन प्रसाद जी हैं, जो मौलिक रूप से पुराने भाजपाई नहीं है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मीडिया का जमाना है, जागरूकता का वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है। आरईएस के वेबसाइट पे मैं अभी गया तो उनकी प्रमोशन और ट्रांसफर लिस्ट 2017 से लेकर के अभी तक पिछले 9 साल में कभी अपलोड तक नहीं हुई है वेबसाइट पे। और आप जानते हैं, आप इतने प्रबुद्ध हैं कि मैं सिर्फ वेबसाइट अपडेट करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रमोशन लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट उस पे अपडेट नहीं हुई है 2017 के बाद, अभी 25 में 2-3 पेज डाले हैं, तो मैं हम्म। इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि जो मंत्री अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं तय कर सकता है, किसी को गलत काम पे पनिशमेंट नहीं दे सकता है, नहीं नहीं किसी सर, अच्छे काम पे अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपका मैंने सांसद जी वहां जी से जी 1.5 साल से मैंने है, भाई उसने पाठक जी, आवाज क्यों नहीं उठाई मैं आपका कि सवाल हमारे। मैं आपका सवाल मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ गया हूँ। थोड़ा विस्तार के साथ जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा, हम्म। मैं पूरा जवाब दूंगा, पूरी तरह हम्म। संतुष्ट करूं। हम्म। तो ये हाल तो आरईएस का है। अब आप आ जाइए पीडब्ल्यूडी पे। हम्म। पीडब्ल्यूडी की साइट पे उनके कर्मचारियों की भी फोटो है, लेकिन मंत्री जी की फोटो नॉट अवेलेबल करके दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद जी की फोटो तक अपलोड नहीं। दूसरी बात, मैंने अभी देखा अगस्त 2019 में आखिरी फोटो अपडेट हुई है उस वेबसाइट पे, यानी कि पिछली 6 साल से एक उस पे फोटो तक अपलोड नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं?
विभाग की कर्मण्यपरायणता की वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ आप। अब आ जाइए आप सड़कों के मैटर पे, जो आपने हमारे सांसद पे जो सवाल उठाया है, और वाजिब है बिल्कुल, आपको पूछना भी चाहिए, आपको हक है सत्ता के साथ विपक्ष से भी सवाल करने का। सबसे पहली बात तो बहुत हर्ष का विषय है कि हमीरपुर की जनता ने इस बदलाव के बयार में हमारा साथ दिया, और जिस समाज को लोग खाटी भाजपाई समाज बोलते थे, कम से कम उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि पीडीए को एक मत और एकजुट होकर के आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो विकास तो छोड़िए, सामाजिक हक भी हमारा छीना जाएगा। और हमारा वहां से हमीरपुर से सांसद जीता। अब समाजवादी पार्टी की आप जो काम करने के तरीके और सांसद के बजट पे सवाल उठा रहे हैं, तो पाठक जी आपको अच्छी तरह याद होगा, हमारी सरकार की आप भी बहुत मतलब जायज बातों पे भी सवाल उठाते थे 2012 से 17 की सरकार में। और एक चीज की तो आप तारीफ करेंगे कि हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत विजनरी विजडम के साथ काम करते हैं। और आपको याद होगा कि सभी जिलों के उन्होंने सबसे पहले 4 लेनिंग की, ताकि हर जिला एक दूसरे से 4 लेन से कनेक्टेड हो। और उसके बाद उन्होंने ग्रामीण जो क्षेत्र है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं उन पे काम किया। और उसके बाद उन्होंने आगरा वाला और लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे बनाया। उसमें जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि गांव के कस्बे के लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ सके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दूसरे जिलों में स्विच कर सके, और लंबे रूट पे कनेक्ट करने के लिए वो एक्सप्रेस वे पे आ सके। ये पूरा जाल और इस तंत्र पे काम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सिर्फ ये समझा है कि अगर एक एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो 40, 50, 70, 80 हजार करोड़ रुपए का बजट इन्वेस्ट हो सकता है। तो 1-1.5 साल में 70-80 हजार बजट खत्म किया जा सकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं वो आप जानते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे देख लीजिए, उसका प्रमाण है। मेरे ख्याल से करीब 80-85 लाख रुपए पर किलोमीटर का एवरेज नहीं आया है। सर, आप तो मेरी आज सवाल का आता जवाब हूँ, नहीं। आप देखिए, मैं सुनिए, रास्ते पे आ ये गया, ये मैं आपके ये रास्ते पे आ खबर गया जो, हूँ, नहीं मैं मैं आप आपके मेरे रास्ते सवाल का पे आ गया। एक चीज सुनिए कि आप, जी, मैं जब से मैंने ये वीडियो देखा, इस खबर पे रिसर्च किया, तो मैं सोच के ताजुब कर गया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी गांव है जहां से जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए पक्की रोड नहीं है, और आजादी के 77 साल बाद है। हम मुख्यमंत्री से तो सवाल करेंगे कि मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी तो मान लीजिए सत्ता का आनंद हो रही है कि भाई हम तो सत्ता में बैठे हुए, हमको कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन आप तो जागरूक विपक्ष हैं, आपको तो ये आवाज उठानी चाहिए। पाठक जी, विपक्ष इस ये पर, जो मैंने आपसे अभी तक बोला, जी हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जो मैंने अभी तक बोला वो बैकग्राउंड बताया है वर्तमान सरकार का, और समाजवादियों का पुराना इतिहास और उनका इंटेंट बताया है। हमारा अब वर्तमान में हमीरपुर से हमारे सांसद हैं, और कम से कम पीडीए की एक मजबूत आवाज है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये मसला आज उनके पास क्यों नहीं है और इस सड़क पे क्या कार्रवाई नहीं हुई, इसके टेक्निकल इश्यूज देखने पड़ेंगे। जैसे कि सड़क की मरम्मत की बजटिंग अलग होती है, और अगर कहीं सड़क ही नहीं है और नई सड़क अगर स्थापित करनी हो, और आपने बताया लगभग 3 किलोमीटर की स्ट्रेच है, तो स्वाभाविक एक जागरूक प्रवक्ता के तौर पे मैं भी इस पे काम करूंगा। मैं भी सांसद जी से संपर्क करूंगा, और मैं देखूंगा कि इस गांव में हमारे कौन कार्यकर्ता और बूथ प्रभारी हैं और उनकी क्या मदद हो सकती है। इस पे निश्चित काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो बस सवाल उठाया है कि वर्तमान सरकार की परिस्थितियां क्या है और समाजवादियों का इतिहास क्या है सड़क तंत्र के ऊपर। जी, लेकिन ये कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रसव पीड़ा में एक महिला हो और उसको बैलगाड़ी पर कीचड़ भरे रास्ते पर 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल नहीं उठ खड़ा हो रहा है। जहां पे सड़क नहीं जी, है वहां पे आप एयर एम्बुलेंस भेजिए। भाई दिन भर मुख्यमंत्री जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी उड़न खटोले से उड़ेंगे, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, सुनते हैं कई वरिष्ठ अधिकारी भी सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि महाकुंभ की घटना हुई तो एक अधिकारी महोदय सरकारी हवाई जहाज पहुंचे, तो सुना उनके साथ किसी दूसरे अधिकारी का परिवार भी पहुंचा था। तो फोटो खिंचाने के लिए, पर्यटन के लिए तो सरकारी। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि अभी मैं आज ही एक खबर पढ़ रहा था कि गढ़ के पास, गढ़ मुरादाबाद के पास गढ़ पड़ता है, गढ़ जी, जी, मुक्तेश्वर, जी। वहां पे कार्तिक के मेले की तैयारियों का निरीक्षण हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जी ने कल किया था। तो ये जो एक
आरोप लगाते हैं आपके नेता अखिलेश जी कि मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं। तो क्या ये मतलब सत्ता पक्ष से भी सवाल है, विपक्ष से भी सवाल है कि अगर 3 किलोमीटर की सड़क में गड्ढा दलदल हो गया है, तो इस पे अगर जनता ने प्रदर्शन किया 3 महीने पहले, तो 3 महीने में वहां के न डीएम की आंख खुली, न सांसद की आंख खुली, न विधायक की आंख खुली। क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो दर्शकों को बताऊंगा ना कि दोनों विधायक जरूर भाजपा के हैं, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सांसद जी तो सपा के हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आपने ये जो हवाई जहाज की बात की, पहले इस पे कह दूँ, फिर विषय पे आ जाता हूँ। हम्म, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सवाल नहीं उठाया था कि ये लोग हवाई भ्रमण करते हैं या हवाई सर्वे करते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक सवाल उठाया था कि मक्के की खेती चेक करने के लिए हवाई यात्रा पहली बार इस समय कम से कम हिंदुस्तान में हम लोगों की जानकारी हुई है कि खेत में मकई किस स्तर की है, मक्के की खेती किस स्तर की है, इसके लिए हवाई सर्वेक्षण हुआ। तो ये थोड़ा हास्यास्पद था। और जहां तक हवाई सर्वेक्षण और यात्राओं की बात करते हैं, तो कम से कम लखनऊ का तो काफी हद तक जनमानस भी जानता होगा कि वर्तमान में तौर में जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो नहीं, जो रिटायर्ड हैं और जिनको एडवाइजर के तौर पे रखा गया है, वो भी लगातार हवाई जहाजों से ही चलते हैं और सरकारी खर्चों पे ही चलते हैं। उनका क्या योगदान है, वो तो आज का विषय नहीं, तो मैं जनता के उस पे छोड़ता हूँ। पैसे उनके कभी उत्तराखंड में चोरी हो जाते हैं, कभी कहीं और चोरी होते हैं। पैसे वाले लोग हैं, 50 करोड़ की तो चोरियां होती हैं इनके घरों पे, तो हवाई जहाज में चलने का इनका हक अधिकार शायद बनता हो। जहां तक बात सड़क की रही है पाठक जी, देखिए आपको 2-3 परिप्रेक्ष्य और देखने पड़ेंगे। बुंदेलखंड का क्षेत्र खास तौर से उत्तर प्रदेश में सामंतवाद और प्रभुत्ववाद से अभी भी बहुत हद तक जकड़ा हुआ है, आजाद नहीं हुआ है। मैंने भी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद इन क्षेत्रों का भ्रमण किया है और शुरुआती दौर में मेरे स्वयं के लिए बहुत से चौंकने वाली चीजें मैंने देखी हैं। गांव की आबादी किस समाज की है, इससे भी तय होता है कि गांव की कनेक्टिविटी, वहां के सड़कों का रास्ता तय हो। इस दावे के साथ कह सकता हूं कि ये गांव पक्का पीडीए समाज का, पिछड़े और दलित समाज का होगा। बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में आप देखेंगे इस तरीके से सामंतवाद और प्रभुत्ववाद मनोवैज्ञानिक रूप से पकड़े हुए है कि पीडीए को पूर्णतः जागृत करने के लिए और अधिकार सम्मत बनाने के लिए अभी हमें और भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दोष नहीं। नहीं लेकिन नहीं ये मैं चौंकने वाली बात जरूर है कि 3 किलोमीटर लंबी सड़क अगर कच्ची है, उस पे अगर अगर ईंट आरसीसी की भी अगर चकरोट नहीं बनी है, उसपे बजरी गिट्टी भी नहीं पड़ी है, तो आज के वक्त में ये दुखदाई है। और मैं स्वीकार करता हूं कि विपक्ष के तौर पे हमें भी इस पे विचार करना होगा कि ऐसे गांव की सड़कें जहां आज भी कच्ची सड़कें हैं और बरसात में जो बिल्कुल डिसयूज में हो जाती हैं, उनके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं इससे सहमत। देखिए, मैं अभी इस पूरे रिसर्च कर रहा था, पता चला इस गांव में आज तक मतलब सन 47 में हम आजाद हुए हैं, 78वां साल है। 78 वर्ष हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब 79 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस चल रहा है। आज तक इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। ये और चौंकाने वाली जानकारी आई है कि आफ्टर 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो छानी, जो गांव का नाम है मोदाहा ब्लॉक का, छानी गौ घाट, मोदाहा ब्लॉक छानी गौ घाट, आज तक इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। ये इस मतलब विकास की जो गाथाएं हैं, ये टीवी चैनलों पे, अखबारों में, विज्ञापनों में तो अलग होती है, और लेकिन हकीकत तो बड़ी मतलब ये पत्रकारों पे भी सवाल है कि भाई अगर इस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है तो मीडिया ने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया। मैं अपनी कभी भी मानता हूं। और मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे थे कि छात्रों की संख्या 50 से कम है, तो तेलंगाना का एक वीडियो आया था जहां पे एक बच्चे के लिए, उस स्कूल में सिर्फ एक छात्र था, तो भी स्कूल चलता था। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दक्षिण भारत घूमा हूं अपने इंडिया टुडे की नौकरी के दौरान, ये दर्शकों को बता दूं। और वहां मैंने देखा था कि गांव में पक्की सड़कें थी, पक्के मकान थे, और बेसिक सुविधाएं जबरदस्त हैं। आखिर ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसा कब आएगा? आप कह रहे हैं कि हो सकता है पीडीए की आबादी ज्यादा रहती है, इसलिए वहां सुविधाएं नहीं है।
तो भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। क्या कहते हैं सरकार का दायित्व क्या है कि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर कहीं रह रहा है तो वहां तक पक्की सड़क होनी चाहिए। उस तक बेसिक सुविधाएं क्या चाहिए, सड़क, पानी और बिजली, ये तो मिलनी चाहिए ना। इसका एक और इम्पोर्टेंट परिप्रेक्ष्य है पाठक जी, जो उत्तर के विषय में विशेष तौर पर लागू है। और आपने दक्षिण की बात की, तो दक्षिण के मैंने पांचों राज्य बहुत अच्छी तरह से भ्रमण किए हुए हैं। और मुझे एक उम्र में बाइकिंग का बहुत शौक था, तो मैंने बाइक पे साउथ का बहुत एरिया, बहुत से स्टेट्स के बहुत से डिस्ट्रिक्ट कवर किए हुए हैं बैक पैकिंग मोड में। तो मैं उसका भी अगर आप समय देंगे तो थोड़ा सा बताऊंगा दक्षिण और उत्तर में क्या फर्क है सोच में। लेकिन एक चीज दुर्भाग्यपूर्ण है, जो परिप्रेक्ष्य को आपने जब बोला है तो मैं इंगित करना चाहूंगा। हमीरपुर से गंगाचरण राजपूत जी सांसद होते थे, अच्छा प्रभाव था, मजबूत थे, भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी सुनवाई होती थी। और एक दौर था जब गंगाचरण राजपूत जी की सभी मांगे पूरी होती। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े और दलित समाज के, दबे कुचले समाज के जो नेता हैं, इनका काम सिर्फ पिछड़े और दलितों का वोट भाजपा से जोड़ना। ये कभी भी पिछड़े और दलितों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या शायद करना नहीं चाहते हैं। ये उसका भी एक उदाहरण है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमीरपुर की जनता ने इस बार पीडीए के बीच से ही एक समाजवादी सांसद को पैदा किया है, उनको निकाला है, संसद में भेजा है। इस तरह की जो दुविधाएं हैं, जहां 80-80 साल से अभी तक आरसीसी की चक्रोट तक नहीं बनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे क्षेत्रों पे भी सबको ध्यान देने की जरूरत है। और कम से कम समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये नैतिक बोध होना चाहिए। और हम इसको अपराध बोध के तौर पे, बेबाक कह रहा हूं, अपराध बोध के तौर पे मैं इसको नैतिक बोधता के साथ लेता हूं। और हम इस चीज को सही पटल पे सही जगह पहुंचाएंगे, ताकि कम से कम दबे कुचले समाज के साथ ये हर्षद ना हो कि 80-80 साल हो गए और चक्रोट तक नहीं पड़ी। जबकि आपने देखा होगा कि बड़े दूर दराज के इलाके भी 30-40 साल पहले चक्रोट के दौर से चल रहे थे और आजकल सड़कों के दौर पे चल रहे हैं। तो वहां कच्चे रास्ते दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाठक जी, एक बात आप भी मान लीजिए, आपने जैसे कहा कि इंडिया टुडे के टेन्योर के टाइम में आपने साउथ में घूमा है, तो आपने ये भी देखा होगा कि दक्षिण के राज्यों में शिक्षा और जागृति को समाज बहुत महत्व देता है। उनका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है रूरल एरिया में भी, उनको ये एहसास है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और हमारी जिम्मेवारियां क्या है और हमारे हक और अधिकार क्या हैं। तो कम से कम दक्षिण में इस अवेयरनेस की वजह से वो हमसे आज की तारीख में आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे कहीं बेहतर कर रहे हैं। और इसी जागृति की जरूरत है हमें दबे कुचले समाज में लाने के लिए, ताकि जो दुनिया भर के आडंबर हैं और भटकाव के रास्ते हैं, धार्मिक नफरत का रास्ता है, जो विघटन का रास्ता है, उससे उनको बचाया जा सके। इसी जिम्मेवारी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, गली-गली भेजा है। और जो हम पीडीए सम्मेलन फरवरी से कर रहे हैं, आज तो लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। प्रयास निरंतर यही है कि हर गांव गली में हमारा कार्यकर्ता हो, और सिर्फ कार्यकर्ता ना हो, शिक्षित और जागरूक कार्यकर्ता हो, ताकि गांव गली में सुबह शाम लगने वाली चौपालों में और महिलाओं के बीच जो चर्चाएं होती हैं मंडली में, उनमें ये बात रखी जा सके कि देश की आजादी के 80 साल बाद कम से कम हमें अपनी जिम्मेवारियां और अपने अधिकार जरूर पता हो, तभी हम काम करा सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहा हूँ, सदर्न स्टेट्स में रहा हूँ। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, एक छोटा तहसीलदार और एसडीएम जो कि ग्रेड 1 गेजेटेड ऑफिसर तक नहीं है, उसके कार्यालय के बाद ग्रामीण आदमी खड़ा होके कांपता है कि साहब के पास कैसे जाएं। लेकिन आप साउथ में जाएंगे और ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, तो वो डीएम और एसपी के कमरे में सीधे चला जाता है। वो हमारे यहाँ जो दरबान की तरह दरवाजे पे खड़ा रहता है, उसका इतना हक अधिकार नहीं है कि किसी नागरिक को अधिकारी से मिलने से रोक सके। इसलिए ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी उन स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। अंततः घूम फिर के बात वहीं आती है, जब तक दबे कुचले पीढ़िए समाज में जागरूकता हम और जागृति नहीं पैदा कर पाएंगे हक अधिकार के प्रति, इस तरीके से हमारे हिस्से का डेवलपमेंट, हमारे हिस्से का बजट कहीं और बेजा इस्तेमाल होता रहेगा, जो बहुत लंबे दौर से हिंदुस्तान में होता रहा। देखिए जी। कर्नल साहब ने तो अपनी पार्टी का मजबूत पक्ष रख दिया, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेकर 2025 के बीच में, यानी पिछले, अगर मैं कहूं तो पिछले 36 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार लगभग
मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे 1989 से 1991 तक 90 तक, फिर उसके बाद 1993 से 1995 तक, उसके बाद 2004 से लेकर 2007 तक, 2003 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक। तो मतलब मोटा-मोटी 10-12 साल सरकार आपकी भी रही, विपक्ष बसपा की भी सरकार रही 5 साल तक, 17 साल, और बाकी 17-18 साल भाजपा ने राज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे सत्ता में कोई भी दल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रदेश में 6-7 लाख करोड़ का सालाना बजट हो, ये भी नहीं कि संसाधन नहीं है, ये भी नहीं कि पहाड़ पे ये गांव है कि उत्तराखंड है, हिमाचल है कि पहाड़ों पे सड़क पाना, वहां आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। आपने कहा कि आप पीडीए पंचायत कर रहे हैं गांव-गांव, मुझे नहीं लगता कि इस जो छाठी वाला जो गांव है, यहाँ आपने पीडीए पंचायत की है, क्योंकि पीडीए पंचायत की होती तो आपको पता चलता, आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के सांसद धरना प्रदर्शन करते, शायद लखनऊ में बैठे किसी अधिकारी की नींद खुलती, मीडिया वालों की नींद खुलती, शायद योगी जी तक की खबर पहुंचती, हो सकता है। अभी भी वक्त है, अगर आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा दें, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर उस सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते देखते हैं इस मुद्दे पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कब संज्ञान लेते हैं, क्योंकि जनता को तो राहत चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का नेता दिलाए या विपक्ष का। तो कर्नल साहब, आपने पाठक जी इस बात पे मैं आपको बीच में सॉरी रोक रहा हूँ। आप शायद क्लोज करने के स्टेज पे हैं हम लोग। मैं आपसे वादा करता हूँ और इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर हम उस पे अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सके, काम नहीं शुरू करा सके, तो आपने जो ये मौका दिया है, जो इस आवाज को बड़ी किया है, इस पे कार्रवाई की वादा करता हूँ। हम लोग इस पे काम करेंगे और नैतिकता से मैं स्वीकार करता हूँ, अगर 80 साल से वहाँ सड़क नहीं बनी है, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनकी आवाज बड़ी करें और सरकार को मजबूर करें कि कम से कम वहाँ एस्टिमेशन हो और काम की व्यवस्था। मैं बिल्कुल बेबाक राय से स्वीकार करता हूँ और मैं आपके जैसे पत्रकारों को भी सैल्यूट करता हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से आवाज उठाएंगे तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कम से कम जनता के जनमानस के और बेहतर हक और अधिकार के लिए काम करेगा। चलिए सर, आपने जानकारी दी, उम्मीद है कि शायद आज आपने संकल्प लिया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आज ही संकल्प ले लें, इस घटना पे ट्वीट कर दे, तो मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और योगी सरकार के अधिकारियों को शायद जमीनी हवा का एहसास होता है। उनको लग रहा है कि अब हवा का रुख भाजपा से सपा की तरफ मुड़ रहा है, तो अधिकारी बड़े कलाकार होते हैं, वो वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ होने वाले मुख्यमंत्री की नजरों में भी अच्छे बने रहना चाहते हैं। तो शायद इस गांव का जो हमीरपुर के मोधा ब्लॉक का छाटी गांव है, वहां पे तकदीर बदले, 80 साल बाद ही सही, सड़क जो है उस गांव के लोगों को कच्ची पक्की सड़क मिले, ताकि अब वहां किसी बीमार और किसी गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में 3 किलोमीटर तक कीचड़ में सफर करके, दलदल में सफर करके अस्पताल का रास्ता न तय करना पड़े। शरद जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद पाठक जी।